नमस्कार। कोविड ओपीडी में बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार भले ही कम हो गई हो, लेकिन सरकार की चिंता भी लगातार बनी हुई है। कोरोना के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट ने शासन और प्रशासन दोनों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। चिकित्सकों की माने तो डेल्टा प्लस वेरिएंट तीसरी लहर का कारण बनेगा। ऐसे में सरकार अभी भी सावधानी बरतने की अपील कर रही है। ऐसे में इंडिया न्यूज ने ओपीडी की शुरुआत की पहल की है, जिसके तहत आप घर बैठे डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं, डॉक्टर से कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर सलाह ले सकते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ डॉक्टर राकेश कुमार पाठक साहब जुड़ेंगे, जो आपके तमाम सवालों के जवाब देंगे। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग घरों में हैं, हॉस्पिटल को विजिट नहीं कर पा रहे। ऐसे में डर लगातार लोगों के जहन में बना हुआ है। तो कोविड ओपीडी के जरिए न सिर्फ हमारे जो खास एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं वो आपके सवालों का जवाब देंगे, बल्कि आपके जहन में जो डर बना हुआ है उसको भी दूर करने का यहां पर प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, कोविड एपीडी की हम शुरुआत कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पाठक, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत राकेश कुमार पाठक जी मैं इसी सवाल से करना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के बीच तबाही का जो मंजर हमने देखा वो कभी ना भुला पाने वाला। इन सब के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट की सुगबुगाहट कितनी खतरनाक है? देखिए, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है ये जो नॉर्मल पहले म्यूटेशन हुए हैं उसकी तुलना में निश्चित रूप से काफ़ी घातक है। और मैं कहूँगा कि ये 60% ज़्यादा संक्रमण फैला सकता है। इसकी जो फेफड़ों के सेल्स में चिपकने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है और निश्चित रूप से ये पहले म्यूटेशन की तुलना में बहुत ज़्यादा घातक है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। और इसका जो म्यूटेशन हुआ है वो स्पाइक प्रोटीन में बदलाव से हुआ है और म्यूटेशन तो इसकी फितरत होती है, लेकिन इसके लिए हमको वैक्सीनेशन बढ़ाने की आवश्यकता है, मैं कहना चाहूँगा। और उसके अलावा जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन तो हमको सदैव करना है, चाहे वो मास्किंग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो डॉक्टर साहब से दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। यहां पर हम आपको पहले बता दें कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और क्या है डेल्टा वेरिएंट का खतरनाक स्तर। दूसरी लहर में ज्यादातर लोग डेल्टा वेरिएंट्स के शिकार हुए थे, जिसको लेकर दहशत का माहौल देखने को मिला था। इन सब के बीच डेल्टा वेरिएंट ही म्यूटेट होकर अब डेल्टा प्लस बन गया है, जो और भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, जिसका संक्रमण की दर भी यहाँ पर पिछले वेरिएंट से ज्यादा बताई जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना का हर पल स्वरूप बदलना ही बेहद खतरनाक है, क्योंकि पिछले साल का कोरोना वायरस और इस साल दूसरी लहर का कोरोना वायरस का नया वेरिएंट, जमीन आसमान का अंतर दोनों के संक्रमण की दर में देखा गया। मृत्यु दर लगातार बढ़ती गई और अब कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट लोगों को डराने वाला। बचाव के लिए कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही वो गाइडलाइंस, यही वो प्रिकॉशंस जिन्हें लेकर आप अपने आगे एक सुरक्षा कवच बना सकते हैं। साथ ही कोरोना का डेल्टा वेरिएंट अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। न सिर्फ भारत बल्कि विदेश के भी तमाम देश इससे बेहद परेशान है। इस्तेमाल यहाँ पर वैक्सीन का बड़े स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि फिलहाल एकमात्र इलाज यहाँ पर वैक्सीन ही है। दुनिया भर में इस वेरिएंट के आपको बता दें 156 सैंपल सामने आए और भारत में ये जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित लोगों के आंकड़ों में लगातार बढ़ावा होता जा रहा है। पहला सैंपल आपको बता दें मार्च में यूरोप में पाया गया था और उसके बाद से ही तबाही का मंजर लगातार अन्य देशों में भी देखने को मिला और सबसे ज्यादा भारत इससे प्रभावित होता हुआ नजर आया। जो हालात भारत में बने, जिस तरीके से मेडिकल सुविधाओं को कोलैप्स होते हुए हमने देखा है, वो अपने आप में चिंता का विषय है। भारत में अब तक डेल्टा वेरिएंट के 8 मरीज मिले हैं। ये भी अपने आप में डराने वाली खबर, जहां पर मामलों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है। लगातार ये वायरस म्यूटेट होकर और भी ज्यादा खतरनाक रूप इख्तियार कर रहा है और यही वजह है कि हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि वैक्सीन जरूर लगवाएं और तमाम गाइडलाइंस का पालन करें, क्योंकि अभी स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होने के चांसेस यहां पर इसलिए भी है क्योंकि देश एक बार फिर से अनलॉक की प्रक्रिया में है। तमाम वो राज्य जिन्होंने लॉकडाउन लगाया था वो धीरे धीरे कर अनलॉक हो रहे हैं। तमाम चीजों को खोला जा रहा है, तमाम सहूलियतें एक बार फिर से लोगों को दी जा रही हैं। ऐसे में समझना होगा अपनी जिम्मेदारी को और अभी भी गाइडलाइंस का पालन करना होगा। बहुत ज्यादा अनिवार्य न हो तो घरों पर ठहरना ही बेहतर ऑप्शन यहां पर बताया जा रहा है। साथ ही अच्छा खाए पिए, एक्सरसाइज लगातार करें, योगा को जिंदगी का हिस्सा बनाएं और मेडिटेशन भी लगातार करते रहे। एक स्वस्थ जीवन का आधार ही है कि आप एक अच्छी दिनचर्या के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, उसका अंत भी उसी स्वरूप में किया जाए। साथ ही विटामिन की लगातार दवाइयां दे रहे हैं।
महिलाओं के लिए और भी ज्यादा ये चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि न सिर्फ अपनी सुरक्षा उन्हें करनी है, पूरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। ऐसी महिलाओं को अपने खान पान और डाइट और खासतौर पर एक्सरसाइजेस को लेकर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा मामले महिलाओं में भी देखने को मिल रहे हैं। और बच्चे, जिसको लेकर कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा अटैक उन्हीं पर किया जाएगा, ऐसे में बच्चों को इस डेल्टा प्लस वेरिएंट से बचाकर रखना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर माता पिता के लिए है। तो एक बार फिर से डॉक्टर राकेश कुमार पाठक साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि कितना खतरनाक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट होने वाला है, उसकी संक्रमण दर कितनी फीसदी तेजी से आगे बढ़ रही है पिछले वेरिएंट के मुकाबले? क्या रही? डॉक्टर पाठक, आवाज मिल रही है आपको? आवाज टूट टूट के आ रही है मैडम। सवाल आपसे ये है कि कितना खतरनाक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, कितनी तेजी से संक्रमण दर इसकी फैलती है? हेलो, ये डॉक्टर साहब से दोबारा कितनी तेजी से संक्रमण? जी कहिए। तो डेल्टा प्लस वेरिएंट क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेशन है, जो दूसरी लहर में ज्यादा खतरनाक, ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेल्टा वेरिएंट ने अपनी चपेट में लिया था। अब ये म्यूटेट होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट बन गया है, जो बेहद खतरनाक एक्सपर्ट्स द्वारा बताया जा रहा है। डॉक्टर राकेश कुमार पाठक एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपसे सीधा सवाल यही है कि कितना खतरनाक ये डेल्टा प्लस वेरिएंट होने वाला है, उसका संक्रमण कितनी तेजी से फैलता है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो डेल्टा प्लस है, ये स्पाइक प्रोटीन में परिवर्तन के कारण आया है, और इसका जो विरुलेंस पावर है वो पहले वाले जो म्यूटेशन हुए थे उसी तुलना में 60 से 70% ज्यादा घातक हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि इसका जो ट्रांसमिशन पावर है वो बहुत ज्यादा है। उसके अलावा ये इम्यूनिटी को बहुत तेजी से डैमेज करता है। उसके अलावा ये जो फेफड़े की जो सेल्स होती हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा जाके एडहेरेंट होता है या चिपकता है, और जिससे मरीज को ज्यादा घातक परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे घातक ये है कि ये इम्यूनिटी पावर को डाउन कर रहा है, इसलिए हमें विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और खासतौर पर गाइडलाइंस का पालन करने की जरूरत है। एक बड़ा सवाल लगातार कॉमनली दर्शकों द्वारा पूछा यही जाता रहा है डॉक्टर साहब, कि क्या वैक्सीन इस वेरिएंट पर असरदार होगी? जी जी, वैक्सीन ही आज की डेट में हम यदि कहेंगे तो हमारे पास में एक यदि केवल रामबाण है तो वैक्सीन ही हमको केवल इससे बचाव कर सकता है। तो वैक्सीन के बारे में जो भी भ्रांतियां हो उनको दूर करना चाहिए, और सभी से अपील करना चाहिए कि वैक्सीनेशन ही सुरक्षित है, जिससे हम आने वाले कोई भी म्यूटेशन है उससे निश्चित रूप से बचाव कर सकते हैं। तो इसको वैक्सीनेशन को सरकार को, शासन प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि वैक्सीनेशन की जो दर है वो निश्चित रूप से यदि बढ़ती है तो वो सबके लिए फायदेमंद है, और वैक्सीन के बारे में जो भ्रांतियां हैं उसके बारे में जागरूकता सबको लाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपका चैनल भी इस बारे में प्रयास करता रहा है, ये बहुत अच्छी पहल है कि सब लोगों को समझना चाहिए कि आज की डेट में हमारे पास कोरोना का कोई इलाज नहीं है। केवल इलाज ये है कि हम वैक्सीनेशन लगाएं, तभी हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। और इन आपात स्थितियों में अपने आप में मनोबल बढ़ा के रखें। पॉजिटिविटी बहुत आवश्यक है। आज की डेट में यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में हताशा बहुत है, सब लोग निराश हैं कि क्या व्यवहार करेगा, किसको संक्रमण की चपेट में लेगा। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, अच्छा भोजन करिए, पॉजिटिव मन स्थिति में रहिए और वैक्सीन लगवाइए। और यदि जरा भी कोई संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो लापरवाही न करें। और खास करके डेल्टा प्लस जो आया है, इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके लिए हमको केवल एक चीज करना है, उसके भी जो ट्रेस हैं उसके साथ में जो भी कांटेक्ट में आए हैं, यदि डाउटफुल है जरा भी, तो उसके जो कांटेक्ट में आए हैं उनको तुरंत हम आइसोलेट करें, उनकी टेस्टिंग करें, उनकी ट्रेसिंग करें, उनका ट्रीटमेंट करें, उनको आइसोलेट करें। अदरवाइज ये बहुत तेजी से दूसरों को फैलेगा, जो कि समाज के लिए ज्यादा घातक हो सकता है। और इसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। जरा भी संदिग्ध लक्षण लगते हैं
कि यदि ये असाधारण लक्षण है दूसरे वायरस की तुलना में, या जो पहले जो कोरोना था उससे असाधारण सिम्टम लग रहे हैं, तो हमको ये समझना चाहिए कि डेल्टा प्लस वेरिएंट का म्यूटेशन हो सकता है, इसमें उस मरीज के लक्षण हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर ये समझना कि इलाज क्या है, लक्षण क्या है और किस तरीके से अपने आप को बचाया जा सकता है। और यही वजह है कि हम कोविड ओपीडी के जरिए हर रोज़ एक एक्सपर्ट के साथ दर्शकों के बीच में पहुंचते हैं, ताकि उनके तमाम सवाल या फिर जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर किया जा सके। डॉक्टर पाठक, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जैसा कि जिक्र आप कर रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर कही कि लोगों के डर में जहन है, बहुत ज़्यादा जहन में डर है, बहुत सहमे हुए लोग हैं, तो मेंटली लोग फिट रहें इस बीमारी और महामारी के दौर में, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए हमको केवल ये करना है कि भाई ये कोरोना है, एक वायरस है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, जो सतर्कता है वो आवश्यक है। और ऐसा है कि ये जो पैंडेमिक होता है ये हमेशा के लिए है, बहुत लंबे समय तक चलता है। तो इसके लिए हम ये सोचेंगे कि हमारी दिनचर्या पूरी बदल गई है, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। हमको धीरे धीरे कोरोना के साथ जीने की आदत डालना पड़ेगी। एक हद तक हमको भीड़ से बचना पड़ेगा, एक हद तक हमको मास्क का उपयोग सदैव करना पड़ेगा और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और हमेशा पॉजिटिविटी, कि ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं होता है, ईश्वर ने यदि दिया है तो उसका हल भी देगा। और हमारे वैज्ञानिक, और चाहे वो शोधकर्ता हैं चाहे चिकित्सक हैं, पूरे प्राणपण से और शासन प्रशासन भी इस दिशा में लगा है कि इसकी खोज की जाए कि ये कैसे फैलता है, कैसे बीमार करता है, कैसे इससे मृत्यु होती है और इससे बचाव के क्या तरीके होते हैं। उस पर निरंतर शोध की आवश्यकता है, जो आने वाले समय में निश्चित रूप से बढ़ेगा। और जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए हमारा कहना है कि यदि ये संभव है तो हर प्रदेश में और हर जिले में, तो अभी संभव नहीं है बिकॉज ये बहुत बड़ा सिस्टम होता है जो जीनोम सीक्वेंसिंग से हमको मालूम होता है कि ये वायरस की प्रकृति क्या है, ये क्या क्या व्यवहार कर सकता है, शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित कर सकता है। कोरोना के बारे में भी मैं अभी कहूंगा कि जो पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो शरीर के हर अंग को प्रभावित कर रहे हैं, चाहे वो नाक कान गला है, चाहे वो चमड़ी है, चाहे वो आंखें हैं, चाहे वो हार्ट है, चाहे लंग्स हैं, चाहे ब्रेन है, चाहे आपकी मसल्स है, जो मांसपेशियां डैमेज कर रहा है। इसलिए मरीज बोलता है कि साहब हमको कोरोना तो ठीक हो गया, हमको कमजोरी बहुत लग रही है, भूख नहीं लगती है। और आप यदि टेस्ट कराते हैं तो लीवर का फंक्शन नॉर्मल है। उसका कारण है कि जो मांसपेशियां हैं उसमें प्रोटीन को डैमेज कर रहा है। तो अच्छी प्रोटीन वाली डाइट लेना चाहिए, ऐसी मैं सलाह दूंगा सबको। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो तीसरी लहर का संकेत है, तीसरी लहर इसकी वजह से आ सकती है। और इससे पहले खबरें लगातार हमने देखी हैं कि बच्चों पर ही तीसरी लहर अटैक करेगी, और दोनों खबरों को मिलाकर देखा जाए तो शायद डेल्टा प्लस वेरिएंट बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक डॉक्टर साहब साबित हो सकता है। तो बच्चों को कैसे बचाया जाए, माता पिता को क्या एडवाइस यहाँ से आप सजेशन देना चाहेंगे? जैसा कि आपने खुद कहा कि माता पिता को, क्योंकि बच्चे वही पालन करते हैं, वही चीजों का अनुसरण करते हैं जो कि उनके माता पिता करते हैं। तो घर में भी मेरा ऐसा मानना है कि उनको प्रॉपर तरीके से सैनिटाइजेशन बहुत आवश्यक है, एक सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक है। उसके अलावा हमको मास्क घर में भी यदि पहने तो बहुत परेशानी नहीं होना चाहिए। माता पिता को एक आदर्श के रूप में आना चाहिए, और माता पिता को भी बाहर बहुत ज्यादा यदि जरूरी है तभी आवश्यक हो तभी निकलें, पूरी सजगता के साथ निकलें, सावधानी के साथ निकलें और बच्चों को बचाएं कि बेटा बहुत तेजी से संक्रमण फैलता है, इससे बचाव ही एकमात्र रास्ता है। प्रिवेंशन इज दी बेस्ट ट्रीटमेंट। सो यदि हम किसी चीज से बचाव कर लेते हैं तभी वो हम आगे संक्रमण से बच सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना अपनी जिम्मेदारी को, क्योंकि बच्चे अमूमन ना एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं और ना ही खाना बहुत अच्छे से खाते हैं, तो वहाँ पर डिफिकल्टी और चैलेंजेस माता पिता के लिए बहुत होने वाले हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज महिलाओं के सामने भी डॉक्टर साहब, क्योंकि न सिर्फ उनकी सुरक्षा बल्कि परिवार की जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर होती है। उनके लिए क्या कुछ खास प्रिकॉशंस आप बताना चाहेंगे यहाँ से? महिलाओं को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो बहुत ज्यादा जो एक्सर्शन कई बार होता है घर में, जो अपन मतलब धुआं के वातावरण में काम करते हैं, वो फेफड़ों के लिए निश्चित रूप से नुकसानदायक होता है। तो उनको बीच बीच में किचन से बाहर निकलना चाहिए और पॉजिटिव मूड में रहें, है ना, सकारात्मकता के साथ जिए। और उनको भी थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, नरिशिंग डाइट लेना है। इसको मैं हमेशा बोलता हूँ उचित आहार उचित विहार। एक हद तक विहार करिए, घूमिए थोड़ा, और एक्सरसाइज करिए और अच्छा भोजन करिए। संतुलित आहार का मतलब होता है उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स है, फैट है। सबका यदि समुचित उपयोग करेंगे, चाहे वो फल के रूप में करें
चाहे वो सब्जियों के रूप में करें और चाहे तो दवाइयों के रूप में करें। मैं हमेशा बोलता हूँ कि नहीं, ईश्वर ने खाने में सब कुछ दिया है, आपको सब तरह के रंग के फल खाना है, सब तरह के रंग की सब्जियां खाना है, आपको सूखे मेवे खाना है, वो आपको सारी चीजें देते हैं, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे कार्बोहाइड्रेट है, चाहे विटामिन है, चाहे फैट है। तो यदि हम संतुलित आहार करते हैं तो निश्चित रूप से नॉट ओनली वायरस, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन है, हमारा यदि इम्यून सिस्टम मजबूत है तो कोई भी जो बीमारी, ये वायरस जनित बीमारियां हैं या बैक्टीरिया जनित बीमारियां हैं या फंगस जनित बीमारियां हैं, इनसे बचाव निश्चित रूप से किया जा सकता है। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि बचाव के तरीके क्या हैं उसको जाने समझे और जिंदगी का हिस्सा भी बनाए। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन लोगों को डॉक्टर साहब समय नहीं मिल पाता। कोई बेसिक या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज आप यहाँ से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कि आसानी से की भी जा सकती हैं और उनका इस्तेमाल कर खुद को सुरक्षित भी रखा जा सकता है? देखिए, एक बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये निश्चित रूप से, जैसे आप बैठे हैं चेयर पे, केवल आपको ये करना है कि एक नाक को बंद करना है, एक नाक से सांस छोड़ना, एक सांस से सांस लीजिए, दूसरे नाक से उसको छोड़ दीजिए, फिर दूसरी से लीजिए, पहले से छोड़ दीजिए, फिर नाक से लीजिए और मुंह से छोड़िए, मुंह से लीजिए, नाक से छोड़िए। ये फेफड़ों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। दूसरा होता है हाथों की एक्सरसाइज। तो चाहे आप चेयर में बैठे हैं, चाहे आप पलंग पर बैठे हैं, आप हाथों को दोनों तरफ फैलाएं और ऊपर ले जाएं। जो अपन बोलते हैं ना कि स्कूलों में पहले पीटी कराई जाती थी, तो जो फिजिकल एजुकेशन वाली, जो फिजिकल ट्रेनिंग वाली जो स्कूलों में ट्रेनिंग कराई जाती थी, उसका कारण यही था कि हमको अपनी बॉडी को फिट रखना है। तो चाहे हाथ पैर की एक्सरसाइज है वो घर में बैठ के भी की जा सकती है। कोई जरूरी नहीं कि हम योग मुद्रा में बैठे या उस तरह से प्राणायाम करें। प्राणायाम का मेरे लिए केवल ये मतलब होता है, प्राणायाम का बहुत तात्पर्य होता है कि प्राणों को आयाम से जोड़ना, लेकिन मेरा केवल ये मतलब है कि आपकी श्वसन प्रक्रिया जो है वो निर्बाध रूप से अच्छी गति से यदि चलेगी तो आपको ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो आपको कोई बीमारियां नहीं होगी। ज्यादातर बीमारियां आज की डेट में हम बोलते हैं ये सर्कुलेशन की, ब्लड खून के संचार का खेल है। खून का संचार यदि आपका साफ है, आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में खून है और आप पॉजिटिव मोड में हैं, आप अच्छा भोजन करते हैं, आप थोड़ा अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो निश्चित रूप से ये जो बीमारियां हैं फैलने वाली, बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन की जिंदगी का डॉक्टर साहब हिस्सा बनाया जाए। इस बीच हमारे दर्शक कृष्णा जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी और मैंने डॉक्टर से दिखवाया था, उस बाद से मेरी दवाई चल रही है लगातार। तो क्या मैं वैक्सीन जो लगवा सकता हूँ अभी, या कितने दिन का गैप लेना चाहिए? डॉक्टर साहब नहीं, आपकी अवस्था कितनी है अभी? कृष्णा जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, डॉक्टर साहब सवाल पूछिए। आपकी उम्र कितनी है कृष्णा जी? 22 साल। 22 साल। हेलो हेलो, डॉक्टर पाठक आवाज मिल रही है आपको मेरी? तो डॉक्टर ने ये जो बताया होगा कि आप क्या, हाँ आपकी आवाज मिल रही। प्रश्न क्या किया उन्होंने? कृष्णा जी आप अपना प्रश्न दोहरा दीजिए, डॉक्टर साहब जवाब देंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत खराब थी, मैंने डॉक्टर से दिखाया था। डॉक्टर से दिखाने के बाद मैं दवाई ले रहा हूँ। डॉक्टर ने जो दवाई लिखी है, ठीक है, और अभी मैं सामान्य हूँ करीब 1 सप्ताह से। तो क्या मैं वैक्सीन लगवा सकता हूँ या मुझे गैप लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए गैप तो कितने दिनों की गैप होनी चाहिए? नहीं, पहली बात तो ये है कि डॉक्टर ने बीमारी क्या समझी, आपको वायरस का इन्फेक्शन बताया, आपको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बताया, या आपको थकान बताई, या आपको शुगर बताई, तो उसके आधार पे अब ये तय होगा कि फिर से अपन नॉर्मल जीवन कैसे शुरू कर सकते हैं। हेलो, ठीक है कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया आपका सवाल पूछने के लिए। अगला सवाल पाठक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से लगातार लोगों की क्वेरीज सामने आ रही है कि अगर आप वायरस की चपेट में हैं या फिर आपको पहले से कोई गंभीर बीमारी है तो क्या वैक्सीन लगवाई जाए, क्योंकि एक लंबा कोर्स आपकी बीमारी का भी चल रहा होता है, दवाइयों का, ट्रीटमेंट का, उसके ऊपर अगर आप वैक्सीन लेते हैं तो अगर जो साइड इफेक्ट होते हैं तो इससे क्या किसी प्रकार की लॉन्ग टर्म या फिर परमानेंट यहाँ पर परेशानी हो सकती है?
और बिल्कुल ये ऐसा है कि यदि हाइपरटेंशन है तो उसकी आपको दवाइयां बंद नहीं करना है। डायबिटीज आपको यदि है तो उसकी दवाइयां भी आपको चालू रखना है। और भी आपके चाहे दूसरे क्रोनिक एलिमेंट्स हैं, चाहे आपको किडनी की बीमारियां हैं, उनकी इलाज जो भी चल रहा है उसको बंद मत करिए। और टीका लगाने में कोई नुकसान नहीं है। आज की गाइडलाइन में हम ये बताते हैं कि नहीं, आपको टीका लगाना बहुत सुरक्षित है। टीका ही एक उपाय है जिससे हम बच सकते हैं। और जिसको यदि कोविड हुआ है तो उसके लिए गाइडलाइन ये है कि यदि कोविड होने के 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद में आपको पुनः टीकाकरण किया जा सकता है। ये आज की डेट में भारत सरकार की गाइडलाइन है। तो चाहे वो कोई भी बीमारियां हो, आप मतलब ऐसा उसमें घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि 2, 4, 5 दिन अभी सर्दी है तो आप 4-5 दिन के बाद में उसको लगा सकते हैं। क्योंकि कोरोना वैक्सीनेशन का क्या तात्पर्य होता है कि हम आपके शरीर में कोरोना डाल रहे हैं, और यदि हम कोरोना डाल रहे हैं तो एंटीबॉडी बनेगी तो बॉडी प्रतिक्रिया करती है। तो नॉर्मल प्रक्रिया है कि यदि आपको बुखार आ रही है पहले से तो आपको 4-5 दिन रुक जाना चाहिए, उसके बाद में वैक्सीनेशन के लिए पुनः आपको जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और दर्शक रतिया से महेंद्र सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मैं वैक्सीनेशन को लेकर कुछ जानना चाहता हूँ। मैं शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल का मैं पेशेंट हूँ, तो क्या मैं वैक्सीन दिला सकता हूँ या अभी नहीं? डॉक्टर साहब बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए महेंद्र सिंह जी, आप तो बिल्कुल वैक्सीन लगवाइए और वैक्सीन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी बाकी जो दवाइयां हैं, जिन भी बीमारियों का इलाज चल रहा है आपका, चाहे आपने डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल है, बीपी है, सबका इलाज चलने दीजिए। और वैक्सीन जब भी आपकी बारी आती है वैक्सीन लगवाइए, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके कोई ऐसे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। केवल वैक्सीन से ही अपन कोरोना से लड़ाई जीत सकते हैं। साथ ही डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर जिस तरीके से चिंताएं लोगों की देखने को मिल रही है डॉक्टर पाठक, ऐसे में पिछले वेरिएंट के मुकाबले इस वेरिएंट को खतरनाक जरूर बताया जाए, लेकिन डूज एंड डोंट्स की अगर बात करें तो क्या वो सेम ही रहने वाले हैं या फिर कोई बदलाव किया जाना चाहिए? देखिए, आज की डेट में गाइडलाइंस तो वही हैं कि भाई आपको ये सारी चीजें, चाहे वो कोई भी म्यूटेशन, कोई भी बहुरूपिया आया है, किसी भी तरह का वेरिएशन यदि हुआ है तो पूरी दुनिया में अभी यही है इसका तरीका कि आप उसकी टेस्टिंग करिए, उसकी ट्रेसिंग करिए, उसके जो कॉन्टैक्ट है उनको आइसोलेट करिए, उनको कंटेनमेंट में रखिए और उनका इलाज करिए, क्योंकि ये फैलता बहुत ज्यादा है। बाकी जो गाइडलाइंस हैं, चाहे वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसका हमको पालन निश्चित रूप से करना है और जितना कम से कम हो भीड़ वाली जगह में निकलना है। इन सब चीजों के माध्यम से जो आज की डेट में सभी को मालूम है कि क्या क्या करना चाहिए, पूरी इतनी जागरूकता चैनलों के माध्यम से भी और शासन के माध्यम से भी पूरे देश में है। तो केवल हम में यदि सजगता है, हमारी ये जैसे हमारे अधिकार हैं तो हमारे कर्तव्य भी हैं। कर्तव्य ये है कि हमको यदि बचना है तो हमको खुद ही सजग होना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा जरूरी है कि अपनी सजगता और समझदारी से जिंदगी को आगे बढ़ाएं। इस महामारी के दौर में जो तमाम प्रिकॉशंस लिए जाने की बार बार अपील की जा रही है उसको जरूर ले। बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाठक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप तक सही और सटीक जानकारी पहुंचे। महामारी के इस दौर में किसी भी प्रकार से भ्रामक मैसेजेस जो फैलाए जा रहे हैं खासतौर पर सोशल मीडिया पर वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में हिस्सा लें, दोनों डोज वैक्सीन की जरूर लगवाएं और हाँ, अंत में 2 गज दूरी, मास्क अभी भी बहुत जरूरी है, गाइडलाइंस का पालन जरूर करें। तो कोविड ओपीडी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।